देखिएगा, हमने लास्ट की अगर बात करें, लास्ट टॉपिक की, हम टॉर्क के बारे में पढ़ रहे थे। टॉर्क ऑन कोई, या इसी को हम लूप भी बोल देते हैं। लूप पर किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी भी रेक्टेंगुलर लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था। ठीक है, याद हो तो आपको, हमने ये दो मैग्नेट लिखी एन और एस, ये दो पोल थे, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ था। ठीक है, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा था और इसकी लेंथ एल थी, इसकी विड्थ बी थी, और इसमें भी आई करंट था पी क्यू में आर एस। ये हम पढ़ चुके थे लास्ट में, तो और हमने यहाँ तक लिख लिया था शायद कि जो टॉर्क है वो होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और जो आपको पता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर, जो वायर होता है उसके अंदर करंट फोर्स होता था, वो कितना होता था? आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, साइन 90 हो गया था, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गई थी आपके पास है? बी साइन थीटा आ गई थी। और इसके बाद यहां तक हमने लिख लिया था आई बी और एल बी साइन थीटा। यहां तक हो गया था शायद, है ना? यहां तक हो गया था, ये बताइए मुझे। मैसेज कर दीजिएगा जल्दी से। हाँ ठीक है ना, यहाँ तक मैसेज आ गया। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद देखिएगा, हम क्या बात करते हैं कि जो टॉर्क है वो कितना हो गया। देखो एल बी, एल इंटू बी, ये क्या होता है? ये लेंथ होगी इसकी और ये विड्थ होगी। यानी हम इस रेक्टेंगुलर कोयल का एरिया लिख सकते हैं एल इंटू बी, यानी आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, यानी ये जो ए है ये क्या है? इस रेक्टेंगुलर कोयल का एरिया है। ठीक है, जो एल इंटू बी हमने निकाला है वो क्या हो गया? इस रेक्टेंगुलर कोयल का एरिया। तो ये क्या होता है? उस कोयल के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया टॉर्क है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। अब देखिएगा, अब इसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं किसके? कॉपर वायर के। आपने देखा होगा कि जो कोयल होती है उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर के क्या होते हैं? टर्न्स, यानी इंसुलेटेड कॉपर वायर उसके ऊपर लिपटा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, कैपिटल एन है, तो आपको पता है जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों ये जो एन आई ए है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, या डाइपोल मोमेंट भी बोल देते हैं। ये होता है स्मॉल एम के बराबर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि जो एन आई ए है ये क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद होगा, ठीक है ना, वहां पर हम पी लिखते थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? पी, यानी चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, वो क्या कहलाता था? पी कहलाता था। और यहाँ पर जो स्मॉल एम है इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, और इसको हम किस, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो टो इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम क्रॉस बी। ये क्या हो गया? इसकी वेक्टर फॉर्म। एक बार इसको उसके बाद लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जहां तक आपने नहीं लिखा है वो लिख लीजिएगा एक बार। देखिएगा, क्या नहीं लिख लिया होगा ना जैसे मैंने। अब देखिएगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। देखो, जब थीटा बराबर जीरो हो जाता है, जब थीटा बराबर जीरो हो जाता है उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। थीटा बराबर जीरो का मतलब क्या है? ठीक है, कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है इसका, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर एंगल जीरो है, यानी ये इस तरह से पैरेलल रखा है बिल्कुल। आप सोचिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, कि
इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रखा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इस तरह से रखा हुआ है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको इंटरसेक्ट करेंगी, इस केस में क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो आपको टॉर्क को ध्यान रखना है, थीटा 0 पे मैक्सिमम मिनिमम होता है और थीटा 90 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये टॉर्क का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट एक हमें याद था, जो छोटा सा बचा हुआ था उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एम्पियर लॉ में एक छोटा सा बच गया था, देखो। आप जब नोट्स तैयार करें ना, तो वो आप जो पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है वहां से तैयार करें, ठीक है। क्योंकि वहां यहाँ पे तो हम केवल उनकी डेरिवेटिव पार्ट बताते हैं, ठीक है। वहां पे तो एक एक लाइन को समझा रखा है कि ये एम किस तरह से आता है, इसको क्या, इसकी यूनिट क्या होती है, छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि सिलेबस का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि सिलेबस भी टाइम पे कराना है। तो अगर हम यहाँ पर वो डेरिवेशन लिखते हैं, क्लास में तो क्या होता है कि आपकी दो दो पीरियड आते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, टाइम ज्यादा होता है। यहाँ पर तो केवल एक 40 मिनट का है। अगर आप देखेंगे एवरेज तो 30 मिनट ही निकल के आती है, ठीक है। कुछ 5-7 मिनट ऐसे खराब भी हो जाते हैं। अब देखिएगा हमने बात की थी कि दो वायर थे, ठीक है ना, आपको याद हो तो, इनके बीच की डिस्टेंस अगर r थी और इसमें करंट I1 था और इसमें करंट I2 था, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि दोनों वायर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके ऊपर जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो किस तरह से निकालते थे हम, F इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। ये क्या होता था, दो वायर के बीच में लगने वाला फोर्स। तो क्लियर, यहाँ पर तो किसी को दिक्कत थोड़ी थी, ठीक है। कि यहाँ पर म्यू नोट आपको पता ही है, I1 I2 इन दोनों वायर के बीच में फ्लो होने वाला करंट है, और यहाँ पे 2 पाई r, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम इसको जब सोल्व करते हैं ना, ठीक है, अगर यानी I1 और I2, I1 I2 अगर 1 एम्पियर है, यानी दोनों वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट है अगर वो 1 एम्पियर है, ठीक है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, यानी इन दोनों वायर के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो भी 1 मीटर है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये देखिएगा F बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट, और आप मैं सीधा लिख देता हूँ, म्यू नोट कितना होता है, देखो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये होता है 10⁻⁷ ठीक है ना, माइनस से। तो यहाँ से म्यू नोट कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यानी ये हो गया आपके पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन I1 I2, ये तो 1 1 हो गया, इसको लिखने की चाहे लिख लो, और 2 पाई, और r की वैल्यू भी 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 2। तो यहाँ से f बराबर कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ठीक है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ से आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, क्या होगी, इफ टू पैरेलल वायर प्लेस एट 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, अगर दो पैरेलल वायर प्लेस एट 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। अगर दो वायर जो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है अगर वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन है, तो उन वायर्स के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है 1 एम्पियर की। हम क्या बोल सकते हैं कि इफ टू वायर placed at the 1 meter distance experience a force of 2 into 10⁻⁷ Newton, then current will be 1 ampere in both wire। तो वायर्स में करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। एक बार इसको आप समझ में आया कि नहीं, बताइए एक बार थोड़ा सा, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ठीक है। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है, ये याद रखना है आपको बहुत बार, ठीक है। पूछ लिया जाता है ये एग्जाम में कि दो पैरेलल वायर यदि 1 मीटर डिस्टेंस पे है तो उनके बीच का जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा। तो वो फोर्स ये मैं आपको याद होनी चाहिए वैल्यू फिक्स, 2 इंटू 10⁻⁷।
देखिएगा ये चैप्टर तो यहाँ तक तो फिनिश हो गया, ठीक है। जो एग्जाम में तो मोस्टली पार्ट जो पूछा जाता है वो यहीं तक ही पूछा जाता है। फिर अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। वो तो देखो वैसे तो थ्योरेटिकल पार्ट है बिल्कुल, ठीक है, उसमें कुछ समझाने का है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा उसको बता देता हूँ। और कल फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ वाला, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें एक थोड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट है जो गैल्वेनोमीटर से जब हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे वो किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिएगा, अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको पता है कि ये गैल्वेनोमीटर क्या डिवाइस होता है, कि ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है दोनों को ही मेजर करता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट और उसके मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन को मेजर करता है। देखिएगा ये इस तरह से होता है, अगर हम बात करें इसके अंदर, इस तरह से जो नंबर जीरो है वो यहाँ पर होता है, सेंटर पे होता है जीरो, यहाँ पे निडिल होती है ये वाली। तो ये जो नंबर है इसमें दोनों तरफ होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से, ठीक है। इधर भी 5, 10, 15, 20 और 25, यानी दोनों तरह से नंबर होते हैं, ठीक है। एमीटर के अंदर क्या होता है, एमीटर भी इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें बस एक क्या होता है कि जो नंबर है उसमें यहाँ से हो गया 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 इस तरह से। केवल इसकी जो निडल है वो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसकी जो निडल है ये दोनों तरह से डिफ्लेक्ट कर सकती है, इधर भी कर सकती है और इधर भी। यानी अगर आप टर्मिनल चेंज कर देंगे, यानी प्लस की जगह माइनस जोड़ देंगे, तो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यानी करंट की डायरेक्शन को भी ये मेजर करता है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर को समझिए, इसमें जी लिखा होता है, आपने देखा भी होगा गैल्वेनोमीटर में क्या लिखा होता है, कैपिटल जी। इसमें लिखा होता है ए, और जो वोल्ट मीटर होता है उसमें वी लिखा होता है। तो समझिए गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी दोनों चीज क्या करता है वो मेजर करता है, ठीक है। तो ये तो इसका थोड़ा सा वो हो गया कि इंट्रोडक्शन गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अब देखिएगा इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बात कर लेते हैं, ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है ना। आपके वैसे तो गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर भी होता है, एक पोवेटेड गैल्वेनोमीटर भी होता है, ठीक है, सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। तो आपकी केवल एक ही है सिलेबस में, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर होता है वो किस तरह से वर्क करता है। देखिएगा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि इसके अंदर क्या होता है कि दो मैग्नेटिक पोल होते हैं, ठीक है ना, ये मान लेते एन है और ये एस है, ये दो हॉर्सशू शेप मैग्नेट होती है, ठीक है ना इसका। अब और इनके बीच में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कोयल लगी होती है इस तरह से, इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा लिपटे हुए होते हैं इस तरह से। और यहाँ पे क्या होता है, एक ही कॉपर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लगी होती है जिसके यहाँ पर एक मिरर होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। और यहाँ से ये एक वायर से होता हुआ इस तरह से यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ये वायर होता है। यहाँ पे एक ही जो स्मॉल जो व्हील टाइप का होता है जिसके ऊपर ये क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, एक व्हील्स होता हुआ ये वायर भी क्या होता है, इसे व्हील से होता हुआ यहाँ पे भी फिक्स कर दिया जाता है। ये तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, मूविंग सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर या मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। इसमें देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे जो मिरर होता है यहाँ पे एक स्केल लगा होता है इस तरह से, यहाँ पे क्या लगा होता है, स्केल।
अब देखिए ये स्केल क्या काम करता है, किस तरह से वर्क करता है कि जैसे ही हम इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर हम करंट प्रोवाइड कराते हैं, भाई किसको मेजर करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो कराते हैं तो देखिएगा क्या होता है, इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इस कॉइल के अंदर जब कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस कॉइल के अंदर क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पर है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट होती है। इस तरह से होती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके अंदर जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, उसकी अपोज करता है, ठीक है, यानी उसको वो डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो कोयल है इसके अंदर एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क जनरेट कब होगा कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो फोर्स है वो अलग अलग पॉइंट पे एप्लीकेबल होगा, जिससे क्या होता है इसके अंदर टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। तो वो टॉर्क जनरेट होने से क्या होता है, ये जो स्ट्रिप लगी होती है इसके अंदर भी क्या होता है, रोटेशन जनरेट होगा। तो ये स्ट्रिप है ये हल्की सी रोटेट हो जाएगी जैसे यहाँ पे, और इस यहाँ पे ये जो मिरर है इसके साथ एक मिडिल जड़ी लगी होती है इस तरह से। जहाँ पे जो मिरर है इसके साथ एक मिडिल लगी होती है। तो जैसे ही इसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा, यानी इसके ऊपर ऐसे बल लगेगा, ये तो ये क्या करेगी, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी, हल्का सा डिफ्लेक्ट होगी। जब ये डिफ्लेक्ट होगी तो ये जो निडल है ये भी क्या करेगी, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होती है। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे हम, उतना ही ज्यादा क्या होता है इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये दोनों तरफ से ही डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, यानी हम इसको मान लेते हैं कि अब यहाँ पे है तो ये अब ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके अंदर मेनली जो प्रिंसिपल है ये किस पे वर्क करता है कि किसी भी कॉइल को जब आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक टॉर्क लगता है, ठीक है, और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है उसके अंदर जन, यानी इस टॉर्क की वजह से क्या होता है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको रोटेट कराएगा, जिससे क्या होता है जो निडल है वो उसके अंदर रीडिंग को शो करती है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कि ये इनिशियल में यहाँ पर था, ये जो इनिशियल में जीरो पे था, आपने इसमें करंट फ्लो कराया आई, ठीक है ना। करंट फ्लो आई कराने से मान लेते कि ये यहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया, यानी ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा एंगल हम मान लेते क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है, थीटा, ये एक्चुअल में किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके जो थीटा है और जो टॉर्क है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, सी थीटा, ये कैपिटल सी होता है, सी थीटा, यानी सी एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। और टॉर्क के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टॉर्क कितना होता है, एन आई ए बी साइन थीटा इक्वल टू सी थीटा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो आई है वो कितना हो जाएगा, सी थीटा अपॉन एन ए बी साइन थीटा। अब देखिएगा यानी नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है इस कॉइल के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, फिक्स है। एक बार आपने डिजाइन कर दिया उसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका एरिया भी फिक्स है, ये तो है नहीं कि आप इसका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आपने एक गैल्वेनोमीटर बना दिया, ठीक है, तो आप उसकी कोयल का एरिया बार बार इंक्रीज या डिक्रीज थोड़ी कर सकते हैं, उसको बार बार खोलेंगे तो उसमें कोई भी डिजाइन करने के बाद उसकी फिक्स होती है, ठीक है, अंदर। और बीबी क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये परमानेंट मैग्नेट है, इसकी वजह से बीबी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी हम देखते हैं कि जो आई है वो आई किसके बराबर प्रोपोर्शन हो जाता है, थीटा के। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि उस गैल्वेनोमीटर के अंदर जितना हम करंट फ्लो कराएंगे उसका जो डिफ्लेक्शन है, यानी ये जो थीटा है जीरो के साथ, उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या किसको शो करता है
किसी भी उसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की मेजरमेंट के लिए, यानी जितना करंट हम ज्यादा बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और उसी तरह से क्या होता है करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता है ज्यादा शो करेगा। ठीक है, तो ये इसका ओवरव्यू है। देखिएगा एक तरह इसको, इसके जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वैसे करा दिए, उसमें से आप नोट करना है इसको। ठीक है, सुन पा रहे नहीं? तो ये पूरा थ्योरेटिकल है, बस इसमें डायग्राम में, और ये जो मैंने बता दिया कि ये इसका थोड़ा सा डेरिवेशन आया कि नहीं समझ में, एक बार जल्दी से बताइए, फिर हम इसको नेक्स्ट करते हैं। करें नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम। ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए। भाई आपको पता है दोनों ही क्या काम आते हैं, करंट की डायरेक्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कोई भी एमीटर है वो एक बेस्ट एमीटर क्या कहलाएगा, जब वो कम से कम करंट को भी क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है ना, आपको पता है ना कि एक आइडियल एमीटर के नाम से टर्म्स होती है। आइडियल एमीटर क्या होता है कि कोई भी एमीटर जिसका अगर रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल एमीटर। और आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है कि वो वोल्टमीटर जिसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आइडियल नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, फिर भी हम देखिएगा गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के रेस्पेक्ट में। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये आई करंट फ्लो रहा है इस वायर में। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है ना, इसका रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं एस मान लेते हैं। अब मुझे बताइए कि इसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। इस गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका रेसिस्टेंस एस है। तो हम क्या करेंगे भी, एक दूसरा रेसिस्टेंस लेंगे हम, इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करना है हमें, तभी तो ये एमीटर से में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एमीटर का रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, तो इसका ये रेसिस्टेंस ऐसे मानते, कुछ भी वैल्यू है इसकी, मानते हैं 10 ओम है। अब हम क्या करेंगे ये बताइए कि हमको रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 10 ओम से भी कम लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, कोई तरीका बताइए, आपने पढ़ा हुआ है रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन में, जल्दी से बताइए मुझे। माइक ऑन करके बता सकते हैं आप? चलो इसको जी मान लो, आप क्या कंफ्यूज हो रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस जी मान लो, ये गैल्वेनोमीटर है। अब आप बताइए कि क्या करेंगे इसको, इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए, किसी ने मैसेज किया है क्या? बताइए क्या तरीका है। ये रेसिस्टेंस 10 ओम है, इसको और डिक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे? अरे किसी भी रेसिस्टेंस के पैरेलल अगर आप कोई दूसरा रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, और डिक्रीज हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि इसके पैरेलल हमने एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया, ये मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस क्या है, एस, और इसको हम क्या बोलते हैं, सन
संट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट यू मीन बाई संट, ठीक है। देखिएगा संट क्या होता है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और वो एमीटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। पैरेलल में रेसिस्टेंस जोड़कर, हाँ धीरज ने बताया, लेकिन जब मैंने बता दिया तब बताया, आपने बहुत लेट बताया। हाँ, पैरेलल में रेसिस्टेंस जोड़ के, नहीं ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट एक मिनट, अब सही है। अब देखिए जल्दी से, हाँ देखिएगा। तो गैल्वेनोमीटर में हम कैसे एमीटर में कन्वर्ट करेंगे कि हम क्या कर देते हैं, एक इसके अंदर करंट फ्लो, सॉरी एक संट रेसिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लेते देखिए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। मान लेते कि इस वाले पार्ट में करंट चला गया आई जी, इस वाले पार्ट में जो करंट आई जी है, और इसमें कितना बचेगा फिर, आई माइनस आई जी, यही बचेगा भाई। यहां से आई करंट आ रहा है, तो इस वाले गैल्वेनोमीटर में आई जी करंट ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आई माइनस आई जी, ठीक है। वापिस से यहाँ पे आई हो जाएगा जब वापिस आएगा तो, ठीक है। अब देखिएगा, आपको पता है कि पैरेलल में मान लेते ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होगा, यानी पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए बी। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। तो ए का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, बी के पोटेंशियल के बराबर। अब पोटेंशियल बराबर क्या होता है, v इक्वल टू आई आर। ओम के नियम क्या कहता है, v इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो s इंटू आई माइनस आई जी इक्वल टू इसका कितना है, g इंटू आई जी। भाई ये s क्या है, रेसिस्टेंस है, एक मिनट, s क्या है, रेसिस्टेंस, और आई क्या हो गया, उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट। ये जो एस है ये संट रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये जो जी है, कैपिटल जो जी हमने लिखा है, ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का जी है, वो क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट है, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा हम कह सकते हैं कि एस इक्वल टू ये हो गया जी, जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसको नोट कीजिए। ये क्या होता है, संट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है, आपसे पूछी जाएगी कि संट रेसिस्टेंस की वैल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकालेंगे। आपसे ये एक गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट भी पूछ सकता है, तो इसको देखिएगा, इसी क्वेश्चन को वापस से हम एक बार सोल्व, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इसी क्वेश्चन को वापस से देखिएगा, एस आई माइनस एस आई जी इक्वल टू कितना हो गया, जी आई जी, या फिर एस आई इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर ले आओ, तो आई जी इंटू जी प्लस एस। तो यहां से आई जी इक्वल टू कितना हो गया, एस इंटू आई अपॉन जी प्लस एस। ये दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। एक तो गैल्वेनोमीटर का करंट, ठीक है ना, और जो शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू है, ये आप दोनों याद रखने हैं। कीजिए इसको थोड़ा जल्दी से, ठीक है ना। एक तो आई जी की वैल्यू और ये इसकी, सीधा सा है कि करंट आई फ्लो हो रहा है, मान लेते कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो गया, आई जी ट्रांसफर हो गया, तो इसमें कितना बचेगा, आई माइनस आई जी, क्योंकि यहाँ से आई आ रहा है। तो आपको पता है यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यानी ए का और बी का पोटेंशियल, तो एस इंटू करंट और यहाँ पे जी इंटू करंट। ये एस और जी क्या है, रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के और संट के, ठीक है। तो यहाँ से संट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
आपसे गैल्वेनोमीटर में करंट पूछे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये दो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें कई बार देखो, इस बार तो शंट रेसिस्टेंस ये पूछ सकता है कि शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो करंट क्या होगा उसके अंदर, मिनिमम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको नोट करना आप उसके साथ साथ, यानी नोट्स में से आप इसको नोट करना, आपने लिखना उसकी नोटबुक के अंदर। फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।